बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो मैं बहुत ही मुख्तसर टाइम में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगा, तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान और तवज्जो सुनना है और साथ अपनी बुक आप ओपन कर लें और जो जो चीज़ें मैं बताई जा रहा हूँ उसको आप अंडरलाइन करते जाएँ। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर जो सबसे पहले जो है आपके पास करंट की डेफिनेशन है। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डेफिनेशन है कि जब भी कोई चार्ज किसी टाइम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, कि मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये इसकी डेफिनेशन है। सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं कहना, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये मैथमेटिकल फार्मूला आ गया, इसका ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है। और आप जानते हैं कि ये जो है करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये 1 एम्पेयर की डेफिनेशन है आपके सामने यहाँ पे। उसके बाद जी अगली इंपॉर्टेंट चीज़ वो कहता है कि करंट जो फ्लो करता है उसकी जो मेन रीज़न है वो है ड्यू टू चार्ज कैरियर्स। यहाँ से MCQ बनते हैं, 3 MCQ है यहाँ पे, इनको आपने अंडरलाइन करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर पॉजिटिव नेगेटिव आइंस। For example, in a copper sulfate solution, the charge carriers are copper and sulfate ions. Gases के अंदर charge carriers are electrons and ions. इस तरह जो metals होती हैं, metals के अंदर जो charge carriers हैं वो होते हैं electrons. तो ये अब आपने भूलना नहीं है कि metals के अंदर electrons, electrolyte के अंदर positive negative ions और gases के अंदर electrons and ions. उसके बाद हम बात करते हैं current direction की। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे करंट डायरेक्शन की। तो देखें जी करंट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है कन्वेंशनल करंट, एक होता है नॉन कन्वेंशनल करंट। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है ये लिखी है कन्वेंशनल करंट की, और यहाँ पर ये लास्ट में आप देख सकते हैं कि वी यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन कन्वेंशन। इस तरह अगर यहाँ पे ये देखें ज़रा लिखा हुआ है कि इफ़ वी विश टू रेफर टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी यूज़ द टर्म इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो यहाँ से जो आपको सवाल आता होता है वो ये है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये सवाल यहाँ से आ सकता है। अब यहाँ पर देखें ज़रा ये साइड इंफॉर्मेशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर MCQ। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ईल सेंसेस डेंजर it turns itself into a living battery. Anyone who attacks this fish is likely to get a shock. The potential difference between, ये MCQ है, the potential difference between the head and tail of an electric eel can be 600 volt. तो ये MCQ आपको यहाँ से साइड इंफॉर्मेशन से आ सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। यहाँ पर जो सवाल आता है वो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी। तो ये इस यहाँ से ये टॉपिक तैयार करना है आपने। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़रा अंडरलाइन करनी है, MCQ है कि जब भी आप किसी वायर को, द वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी सेट अप एट एवरी पॉइंट विद इन द वायर। ये MCQ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है। तो आपने कहना जी हर पॉइंट के ऊपर, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे नहीं, सिर्फ मिडिल पॉइंट पे नहीं, बल्कि हर पॉइंट के ऊपर। उसके बाद the free electrons will now experience a force in the direction opposite to E. ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमेशा -E डायरेक्शन में फ्लो करेंगे जब बैटरी लगी होगी। तो इन्होंने अगेंस्ट द फील्ड मूव करना होता है, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, इन द डायरेक्शन ऑफ -E। उसके बाद यहाँ पर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिखी हुई है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जबकि जो वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर होती है ड्यू टू थर्मल मोशन सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी MCQ है, ये लाइन भी आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ओके, ये MCQ में आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, तो ये आपने देख लेना है। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल है वो है Q इज़ इक्वल टू NE। तो आपने इस फार्मूले के अंदर I इज़ इक्वल टू Q/T की जगह आपने यहाँ पर NE/T लगा देना है। तो इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मालूम कर सकते हैं, जो भी आपने वैल्यू मालूम करनी हो।
सोर्स ऑफ करंट, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लो पोटेंशियल थ्रू अ वायर, तो ये एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद सोर्स ऑफ करंट क्या होता है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ। व्हेन टू कंडक्टर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल्स आर ज्वाइंड बाय अ मेटालिक वायर, करंट विल फ्लो थ्रू द वायर। तो सवाल ये आ सकता है कि भाई करंट फ्लो ही कब होता है और क्यों होता है, तो आपने कहना है कि जब दो वायर्स जो डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं उनको अगर हम किसी तार के साथ जोड़ें तब एक करंट फ्लो होता है। द करंट कॉन्टिन्यूज टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल until both are at the same potential, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, at this current ceases to flow, कि करंट रुकना जो है वो करंट बंद हो जाता है, करंट नहीं चलता, करंट का फ्लो रुक जाता है। ceases means रुक जाना। thus the current through the wire decreases फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो। आपको पता है कि जब आप एक सेल लेते हो तो जब नया नया सेल होता है तो उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होता है, और जो जो सेल पुराना हो जाता है तो उसके अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो यही वो बताना जा रहा है कि करंट शुरू में ज़्यादा होता है मैक्सिमम, और फिर आस्ता आस्ता उसकी वैल्यू कम होते होते जीरो हो जाती है, फिर वो कोई करंट फ्लो नहीं होता। इन ऑर्डर टू हैव अ कॉन्स्टेंट करंट, अगर आपको कॉन्स्टेंट करंट लेना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और एंड्स ऑफ द वायर शुड बी मेंटेन कांस्टेंट। इसीलिए हम एक सोर्स ऑफ करंट लेके आते हैं, इसका काम होता है कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये एमसीक्यू में आ सकती हैं, ये आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। यहाँ पर ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सोलर सेल क्या करता है, वो सनलाइट को, ये यहाँ पे हीट नहीं आएगा, याद रखना, यहाँ पे बुक की लाइन है सनलाइट, तो सनलाइट को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ये समझ लें कि अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी दे दिया जाता है कि भाई आप इफेक्ट्स ऑफ करंट पे नोट लिखें। तो ये तीन आपके सामने इफेक्ट्स हैं। हीटिंग इफेक्ट किस वजह से है, हमें पता है जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो इनकी कोलिजन से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो हीट पैदा होती है, और उस हीट को हम जॉल्स लॉ से लिख सकते हैं I²RT। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, याद रखिएगा, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो I²R है ना, ये है पावर रेटिंग, तो दर हकीकत ये जो आपके पास हीटिंग इफेक्ट है इसको आप पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से सवाल आता है अक्सर कि भाई अगर एक बल्ब है, बिलफर्स 100 वाट का बल्ब है, और वो अगर 2 आवर्स के लिए चलता है, तो हमें पता है 2 आवर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स, तो वो कहता है जी बताएं कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इस सवाल का जवाब आप निकाल सकते हो। यहाँ पे वैल्यू कुछ और भी आ सकती है। ओके, तो ये हीटिंग इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर ये बात याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो जब भी करंट फ्लो होता है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड का कंसेप्ट दिया हुआ है। केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट के अंदर आपने कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, लिखा हुआ है बुक के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सब बुक के अंदर मेंशन है, ये सारा आपने लाइन टू लाइन पढ़ लेना है ये सारा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोड क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टामीटर। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है वोल्टामीटर। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखें, द वेसल कंटेनिंग द 2 इलेक्ट्रोड्स एंड द लिक्विड इज नोन एज वोल्टामीटर। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। तो देखें कॉपर जो है वो कहाँ डिपॉजिट होता है, कैथोड पे, ये आपने याद रखना है कि कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर, कि ये जो एनोड का कॉपर है ये कैथोड के ऊपर चला जाता है। इसको हम बोलते हैं जी एक तरह से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप चीज़ हो रही है, ठीक है। जो सल्फेट है, सल्फेट ने कहीं नहीं जाना, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ है कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप बताएं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है, इसको आपने देख लेना है। ओहम्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है। अब ओहम लॉ के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, जरा इसको देखिएगा। ये ठीक है टेक्निकली, ये मतलब हम कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन दर हकीकत असल में
ओम्स लॉ में होता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, और फिर जब आप यहाँ पर ये कांस्टेंट खत्म करते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं G। अब G क्या होती है, ये है कंडक्टेंस। ओके, और कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस के साथ ये रिलेशन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऐसे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसकी डेरिवेशन कर सकते हो, या आप सिंपल V इक्वल टू IR लिख दो, बात एक ही है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ओहम लॉ सिर्फ तब वैलिड है जब फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट होता है। तो जितना करंट फ्लो होता है हम कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, लेकिन शर्त क्या है कि फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को डिस्कस किया गया है, इसका यूनिट ये ग्राफ है। तो अब ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ पे एमसीक्यू आता है कि स्लोप ऑफ IV ग्राफ। तो याद रखें स्लोप ऑफ IV ग्राफ जो है ये हमेशा कंडक्टेंस होता है, इसको G से लिखते हैं। ओके, और अगर IV ग्राफ का स्लोप हो, सॉरी VI ग्राफ का स्लोप हो, ठीक है, VI ग्राफ का अगर हमें स्लोप की बात हो, VI ग्राफ, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो ये देखो ये बुक में IV ग्राफ है, ये जरा गौर से देखें तो इस ग्राफ का ये जो स्लोप है ना, ये कंडक्टेंस है G। ओके, फिर यहाँ पर ओहमिक नॉन ओहमिक कंडक्टर की बात हुई है, ये नॉन ओहमिक की जो है वो ग्राफ है, ये आपने ग्राफ भी बनाना होता है। आप ओहम लॉ को स्टेट करोगे, ओहमिक नॉन ओहमिक कंडक्टर की डेफिनेशन करोगे, ग्राफ्स बनाओगे, फिर आप ये बताओगे कि ओहमिक से नॉन ओहमिक क्यों होता है, क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो कोलिजन की वजह से हीट बढ़ना शुरू हो जाती है, हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं रहती, तो फिर ओहम्स लॉ वैलिड भी नहीं रहता। ओके, तो ये इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट बात लिखनी है। उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये आपको फार्मूले जो हैं आने चाहिए। सीरीज के अंदर याद रखिएगा कि करंट जो है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, और जो वोल्टेज है वो क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो एमसीक्यू आ सकता है कि डिफरेंट रजिस्टर सीरीज में क्यों लगाए जाते हैं, तो आपने कहना जी वोल्टेज डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीरीज के अंदर जो R इक्विवेलेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल रजिस्टर्स। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि रजिस्टर को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, तो आपने कहना है जी रजिस्टर को सीरीज में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि हम हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हासिल कर सकें। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये आप देख सकते हो। पैरेलल में V सेम रहेगा, जबकि जो करंट है I ये डिवाइड होता है। ओके, तो करंट डिवीजन के लिए हम चीज़ों को पैरेलल में जोड़ते हैं। हमारे घरों में जो बिजली की वायरिंग है वो पैरेलल में है, क्योंकि हर चीज़ को डिफरेंट करंट चाहिए, सबको वोल्टेज सेम चाहिए लेकिन करंट डिफरेंट चाहिए, इसलिए घरों में जो बिजली की वायरिंग है वो पैरेलल में की जाती है। फिर यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होता है वो देखें आप कम होता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि अगर हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए हो, हमारे पास बिलफर्ज कोई 5-7 रजिस्टर हैं और हमें उनका इक्विवेलेंट कम चाहिए, तो हम उनको किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, तो आपने कहना जी हमने उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। ओके, उसके बाद ये टॉपिक है रेजिस्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12 दफ़ा लॉन्ग में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी आपने बतानी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये जी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर भी हम कहते हैं इसको। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, ये आप देख सकते हो। ये रो, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर ये लिखा हुआ है, SI यूनिट। उसके बाद ये कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन जो मैं आपको पहले बता रहा था। उसके बाद कंडक्टेंस का यूनिट ये एमसीक्यू में आ सकता है। इस तरह ये आपके पास ये कंडक्टिविटी है जो कि रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी का, इसका यूनिट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यूनिट भी बहुत अहम है, मोह मीटर इनवर्स या पर ओहम पर मीटर, ये ऐसे है, पर ओहम पर मीटर या मोह मीटर इनवर्स, ये यूनिट इसका। उसके बाद जी ये देखें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सिल्वर एंड कॉपर आर 2 बेस्ट कंडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि सिल्वर और कॉपर की जो आपके पास रेजिस्टिविटी है ये आप देख सकते हैं वो क्या है, ये बहुत कम है। और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है इन दोनों में से, तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो हमारे पास जो है आप देख सकते हैं सिल्वर की वैल्यू जो है वो कम है, तो सिल्वर ज़्यादा अच्छा जो है वो हमारे पास कंडक्टर है। ओके, उसके बाद रेजिस्टिविटी, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई
रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको देख लेना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात हो रही है, यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें पता है दो होते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो रहा है और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व हो रही है। इसका यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर केल्विन, ये लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन करें आप। ये देखें, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आ गई। ठीक है, उसके बाद ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसने ये बताया है। फिर ये साइड इंफॉर्मेशन, ये वन ऑफ माय फेवरेट एमसीक्यू। इंस्पेक्टर्स कैन इजीली चेक द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज मेड विद कार्बन फाइबर्स। ये एमसीक्यू आता है कि ये किससे बने होते हैं, कार्बन फाइबर से। तो अब जब ये फाइबर्स जो हैं ये जब फैल जाते हैं, ये देखें, द फाइबर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ सेंसर शोज दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम, द फाइबर्स आर सेपरेटिंग बिकॉज ऑफ क्रैक्स। जब क्रैक्स आते हैं, हमें पता है कि लंबाई जो है बढ़ जाती है, तो इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो पता चल जाता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई क्रैक्स आ गए। ये एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में आ सकती है, देखें छोटी सी है। उसके बाद ये भी एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, 13.3, ये भी जो है न्यूमेरिकल में भी आई हुई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आई हुई है, और ये एमसीक्यू में भी आई हुई है, ये याद रखिएगा, ये पास पेपर में चेक कीजिएगा, ये सवाल आया हुआ है। अच्छा, अब ज़रा वापस आए ज़रा इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो एमसीक्यूज़ अब आपने ज़रा डिस्कस करने हैं मेरे साथ। ये मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो गौर से ज़रा देखने हैं आपने एमसीक्यूज़। ओके, तो ये देखें ज़रा, आपने ज़रा गौर से देखना है यहाँ पर किन दो की वैल्यू सेम है। देखें, कॉपर और एल्यूमिनियम, इन दो का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखना है। इस तरह आयरन और प्लाटिनियम, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी सेम है और इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम है, ज़रा गौर से देखो। ठीक है, तो अगर पूछे कि भाई वो कौन से आपके पास सब्सटेंसेस हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी सेम है, तो वो आयरन और प्लाटिनियम होगा। अगर सिर्फ टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछे तो वो आपके पास कॉपर और एल्यूमिनियम है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। और सबसे अच्छा कंडक्टर वो बता चुका हूँ, वो सिल्वर है। तो ये एमसीक्यू के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले पेज की जानिब। इसके बाद ये कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर है, ये भी आपको आना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये है कि एक तो ये आपने टॉलरेंस याद रखनी है, सिल्वर बैंड की होती है 10% ±10%। ठीक है, इस तरह जो आपके पास गोल्ड बैंड है ये शो करता है ±5%, और अगर कोई बैंड नहीं होगा तो ±20%। ठीक है, अगली बात ये है कि जो तीसरा होता है, तीसरा रंग, ये मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, द थर्ड बैंड इज डेसिमल मल्टीप्लायर, ये एमसीक्यू में आ सकता है। फिर इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज काफ़ी बन सकते हैं कलर कोड से, तो कलर कोड याद रखना है। रियोस्टेट, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी दो एप्लीकेशन हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये वायर माउंट वेरिएबल रजिस्टर एमसीक्यू आ सकता है। बेयर मैंगनीज वायर, ये आ सकता है एमसीक्यू में। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो इसको हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एज पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने दोनों चीज़ें डिटेल में देख लेनी है। तो जब आपने इसको वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करना है तो याद रखना कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, ये लॉजिक इस्तेमाल होता है। जब आपने इसको एज वेरिएबल, जब आपने इसको एज पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो ये है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो जो तार की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वोल्टेज भी क्या होगी, वो चेंज हो जाती है। इसके बाद हम बात करें तो थर्मिस्टर, इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो पहली बात, हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। मोस्ट थर्मिस्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये एमसीक्यू आ सकता है। तो ये लिखा हुआ है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है। तो ये देखें कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी इनकी। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। उसके बाद ये इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू है कि थर्मिस्टर आर हाई with very high negative temperature coefficient are very accurate for measuring low temperature especially near 10 Kelvin। ये 5-6 दफ़ा एमसीक्यू आ चुका है। ओके, उसके बाद ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसको भी देख लीजिएगा। ये एमसीक्यू है,
साइड इंफॉर्मेशन, अ 0 ओम रजिस्टर इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल ब्लैक कलर, तो ये एमसीक्यू आ सकता है, सिंगल ब्लैक कलर। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ से जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि भाई इसके जो हैं वो आपके पास 3 फार्मूले हैं। ये है जनरल फार्मूला, ये P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय आई। ये जो फार्मूला है I²R, ये इस्तेमाल होता है सीरीज़ के अंदर, ठीक है, बनता इसी से ही है, लेकिन जब सीरीज सर्किट होते हैं तो हम ये इस्तेमाल करते हैं P इज इक्वल टू I²R, ठीक है। तो सीरीज़ में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रजिस्टर के। और ये जो फार्मूला है ये वाला, ये इस्तेमाल होता है पैरेलल में, और यही जो है फार्मूला एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखें पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रजिस्टर की। तो ये आपने बातें याद रखनी है, यही इसके अंदर आमतौर पर पूछी जाती हैं। ओके, उसके बाद जनाब ये इसका यूनिट ये आप देख सकते हैं एक्सप्रेस्ड इन वाट्स, ये भी आ सकता है एमसीक्यू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जी, इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग है ये सवाल पूरा, इसको अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ पर ये इक्वेशंस आनी चाहिए, आगे जाके इस्तेमाल भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, द ईएमएफ इज़ द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इट्स इफेक्ट, द ईएमएफ इज़ प्रेजेंट व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है कि ईएमएफ प्रेजेंट होती है जब कोई करंट आप बैटरी से ड्रा नहीं करते, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 0 व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। तो मेन चीज़ वो ये बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब कोई करंट फ्लो होता है, जबकि ईएमएफ के लिए लाजमी है कि करंट फ्लो। और यही चीज़ यहाँ पर ये एग्जांपल और ये डू यू नो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये इसमें वो ये कह रहा है कि अगर आपने ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट कौन सा होता है, एक ऐसा सर्किट जिसका करंट क्या हो, 0। ये क्या है, ये क्लोज सर्किट है, ये नीचे वाला। तो जब क्लोज सर्किट आप इस्तेमाल करेंगे तो क्लोज सर्किट में करंट 0 नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब याद रखना, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के क्रॉस आएगा वही ये वोल्ट मीटर आपको वैल्यू देगा। ओके, बिलफर्ज अगर बैटरी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ 7 वोल्ट की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 6.5 वोल्ट, तो ये जो वोल्ट मीटर है ये भी 6.5 वोल्ट ही शो करेगा। ओके, तो ये क्यों है, ये वोल्टेज क्यों कम हुआ, हमने कहा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, ये बात भूलनी नहीं है। उसके बाद ये जो आपके पास टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये डेरिवेशन में आता होता है, 12 दफ़ा बोर्ड में ये डेरिवेशन में आ चुका है। तो ये इसका फार्मूला आता है डिराइव करना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि डिराइव, और मैं भी बहुत दफ़ा ये सवाल पेपर में दे चुका हूँ, पी आउट मैक्सिमम इज इक्वल टू E²/4R, ये आपने प्रूव करना है। ओके, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। किरचॉफ रूल आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, लोग कहते हैं लॉन्ग के अंदर ये कम ही आता है, इतना ज़्यादा इसकी आने की वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको अगर आप देख लोगे दोनों रूल्स की स्टेटमेंट्स, इनको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे लाइन बाय लाइन तो आप लॉन्ग भी कर सकते हो, ठीक है। तो किरचॉफ रूल की पहले स्टेटमेंट्स ये याद रखनी है। उसके बाद ये एमसीक्यू में लाइन आती होती है कन्वेंशन कि भाई टू वर्ड्स करंट पॉजिटिव लेना है और जो अवे जा रहा होगा उसको नेगेटिव लेना है। उसके बाद ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये उसकी सेकंड स्टेटमेंट है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इक्वल टू। उसके बाद किरचॉफ फर्स्ट रूल इज आल्सो नोन एज किरचॉफ पॉइंट रूल, ये एमसीक्यू है। मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एमसीक्यू है। इफ देयर इज नो सिंक और सोर्स द चार्ज एट अ पॉइंट, द टोटल चार्ज टुवर्ड्स फ्लोइंग टुवर्ड मस्ट बी इक्वल टू जो उससे अवे जा रहा है। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। उसके बाद बात करें किरचॉफ सेकंड रूल की, तो यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है सबसे पहले वो है बैटरीज, कि भाई ये देखो गौर से, ये है इसका टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जब भी बैटरीज इस तरह से लगेंगी, ये देखें आप कि चलो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ आपको, इधर उधर गौर से ज़रा बात सुननी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये देखें दो बैटरीज हैं, ये सीरीज़ में लगेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। ओके, अब इस तरह की सूरत हाल में करना क्या होता है, इस तरह की सूरत हाल में करना ये होता है कि आपने नेट पोटेंशियल लेना होता है। और नेट पोटेंशियल क्या होगा कि जो बैटरी बड़ी है, बिलफर्ज V1 बड़ी है, मैं कहता हूँ जी V1 ग्रेटर देन V2 है, तो आपने V1 माइनस V2 कर देना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर दो बैटरीज जिस तरह से आपस में जुड़ी होंगी तो नेट पोटेंशियल कैसे लेना है कि बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना है। ओके, फिर यहाँ पर ये आप थ्योरी सारी पढ़ सकते हो, ये सारी डेरिवेशन है, ये इसकी स्टेटमेंट है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0। तो ये आ सकता है जी आपको, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है। ये इक्वेशन डिराइव करनी आ सकती है लॉन्ग के अंदर। अदरवाइज शॉर्ट में तो सिंपल यही आता है कि आप ये बताएं कि जिसकी स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो है वो एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद ये सर्किट को सॉल्व करने के उसने कुछ मेथड बताए हैं। ये 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के लिए और 12 दफ़ा यहाँ से एमसीक्यू आया भी है। इफ़ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रांसफर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव है, ये बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है। अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो कह रहा है कि आप क्या करोगे, हाँ जी, द पोटेंशियल चेंज इज़ पॉजिटिव, ठीक है, कि आप लो से हाई की जानिब जा रहे हो। तो जब आप लो से हाई की जानिब जाते हो तो आप क्या करते हो, आप एनर्जी गेन करते हो, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल चेंज क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर आप उल्ट करो, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जाओगे तो आप हाई से लो की जानिब जा रहे हो, तो पोटेंशियल चेंज क्या आएगी, नेगेटिव। सिमिलरली अगर एक रजिस्टर जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में। ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, इस एग्जाम्पल के ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो लेक्चर भी है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वो आपने लेक्चर लाजमी सुनना है, आपके काफ़ी कंसेप्ट सर्किट्स के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिटेल आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि भाई सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि भाई आप बताएं कि सर्किट को सॉल्व कैसे करना होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, बोर्ड के अंदर 12 दफ़ा है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है इसकी डायग्राम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, नल बैलेंसिंग कंडीशन और उसके बाद ये सारी डेरिवेशन। एट द एंड पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यू भी है, न्यूमेरिकल इसका एलिमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये या तो लॉन्ग में आएगा या एमसीक्यू में या शॉर्ट में। तो पोटेंशियोमीटर सबसे पहले जी ये देखिए, वो कहता है जी आमतौर पर पोटेंशियल मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल के अंदर, ये आप देख सकते हो। इट इज सच दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस। अब वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि भाई वोल्ट मीटर से पोटेंशियल मेजर होता है, लेकिन आप वोल्ट मीटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप पोटेंशियल मीटर इस्तेमाल कर रहे हो। वजह क्या है, हम कहते हैं कि जी जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो होनी चाहिए इनफाइनाइट आइडियली। अब आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, लिहाजा वोल्ट मीटर कभी भी इतनी अच्छी पोटेंशियल मेजरमेंट नहीं देगा, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल मीटर। अब यहाँ पर पोटेंशियल मीटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, दस द वोल्ट मीटर कैन रीड द करंट correct potential difference only when it does not draw any current from the circuit across which is connected। तो आइडियल वोल्ट मीटर की ये अंडरलाइन कर लेंगे एमसीक्यू। उसके बाद जी फिर वो कहता है जी सीआरओ वगैरह इस्तेमाल करें, हम कहते हैं नहीं ये महंगे हैं, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिखा हुआ है बट दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू यूज़। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर, याद रखना मेजर भी और कंपेयर भी, मेजर भी कर सकता है कंपेयर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है, ये मैंने आपको बताया कि ये मेजरमेंट है, ये अननोन ईएमएफ मेजर करता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये कि इस बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव जिसका हमें ईएमएफ पता है और जिसका हमें ईएमएफ मालूम करना है, इन दोनों का टर्मिनल जो पॉजिटिव है ना वो इस ए पे कनेक्ट करना है, ताकि ये लूप करंट और ये जो आपके पास लूप करंट है ये वाले, ये क्या हो सकें, ये नल बैलेंसिंग कंडीशन को अचीव कर सकें और हमारे पास इक्वेशन आ सके, ठीक है। इसी तरह आपने अगर दो बैटरीज को कंपेयर करना है तो वो ये सारी थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। तो इस तरह आप जो है ये पोटेंशियोमीटर वाला लॉन्ग भी आप कर सकते हो। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ध्यान से सुननी है बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो सारे ही भाई, लेकिन जो ज़्यादातर आते हैं वो बता रहा हूँ। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, एट्थ, ठीक है, ये बहुत दफ़ा हैं। इस तरह न्यूमेरिकल्स, ये डायग्राम वाले न्यूमेरिकल अक्सर लोग कहते हैं नहीं आते, लेकिन आ सकते हैं। ये दो न्यूमेरिकल्स, ये भी, ये सवाल बहुत दफ़ा है ये वाला, ठीक है, इसको अच्छी तरह से करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये सवाल भी देता होता हूँ, इनको भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना, पता कोई नहीं है। ये सवाल वैसे आया हुआ है तो ये ना समझना कि डायग्राम वाले सवाल नहीं आते, डायग्राम वाले सवाल आ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने जो है वो करवाए भी हुए हैं, मैं अपने चैप्टर नंबर 13 मैंने सारा जो है रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 13 का क्विक रिव्यू। उम्मीद करूँगा कि काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर हमने क्लियर की होंगी। कोई फर्दर चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।